Today we are going to start the next topic, measurement of economic development. I am going to share the screen. One of the important measurement of living standard or capabilities, or you can say that one of the important measurement of economic development is human development index. Human Development Index was firstly presented by Professor Mahbub Alaq in its report by United Nations Development Program (UNDP) report in 1990. Human Development Index, we can say that it is the one of the measurement of economic development. हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजरमेंट के तौर पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली ये इंडेक्स क्या है? ये बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड को, लिविंग लेवल्स को मेजर करता है, कैपेबिलिटीज़ को मेजर करता है. एन इंडेक्स मेजरिंग नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट based on combining measures of education, health, and adjusted real income per capita. ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें बेसिकली तीन मेजर इसके वेरिएबल्स हैं जिनको कंबाइन करके ये इंडेक्स जनरेट किया गया है. फर्स्ट वेरिएबल जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड इंडेक्स, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड वेरिएबल्स को लेता है, और दूसरा हेल्थ से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, और तीसरा इसमें जो है एडजस्टेड रियल इनकम. एडजस्टेड को मैं फर्दर आगे एक्सप्लेन करता हूँ. एडजस्टेड रियल इनकम पर कैपिटा. These three variables are used in the measurement of Human Development Index. Let's see about the Human Development Index. This traditional Human Development Index attempts to rank all countries on a scale of 0 to 1. जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसकी जो रैंकिंग है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है. और 0 मीन्स लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड 1 मीन हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रेंज है, वैल्यू रेंज है, वो 0 से 1 के दरमियान है. जीरो की तरफ जाएंगे तो उसका मतलब है कि लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और 1 की तरफ जाएंगे इट मीन हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. एंड दिस इंडेक्स is generated on the basis of these three variables. First one is longevity, second one is knowledge, and third one is standard of living. First one is longevity. Longevity is measured as is a health variable and measured by the life expectancy at birth. ये जो longevity, ये इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि अगर कोई ये बेसिकली हेल्थ का वेरिएबल है, और हेल्थ को मेजर करने के लिए जो प्रॉक्सी यूज़ की गई है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कोई इंसान पैदा होता है. वालेकुम सलाम. जी जी वालेकुम सलाम. सर ये पिछली स्लाइड भी बना दें, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था. जी बेटा स्टार्ट ही थोड़ा किया. देखिए मैं थोड़ा दें. सा बता देता हूँ दोबारा से. हम आज जो है वो ट्रेडिशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टडी करने जा रहे हैं. एंड दिस इंडेक्स basically measures the level of living and capabilities. It is one of the important measurement of economic development. हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक तरीके से जो मेजर किया था उनमें से एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है. दिस इंडेक्स was firstly presented by Professor Mahbub Alaq in 1990 in its United Nations Development Program report, annual report, Human Development Report in 1990. बेसिकली ये इंडेक्स करता क्या है? ये तीन जो है वो वेरिएबल्स को कंबाइन करता है. इसकी तीन डायमेंशन है जिनको ये कंबाइन करके जो है वो इंडेक्स जनरेट करता है. फर्स्ट डायमेंशन इज रिलेटेड टू हेल्थ वेरिएबल, सेकंड डायमेंशन इज रिलेटेड टू एजुकेशन वेरिएबल, एंड थर्ड डायमेंशन इज रिलेटेड टू इनकम. इन तीन डायमेंशंस की बेस पे ये इंडेक्स जनरेट किया जाता है.
लेट्स सी किस तरीके से ये डायमेंशन वर्क करती हैं, किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है उसकी रेंज जो है वो 0 से 1 के दरमियान है। मतलब जो इंडेक्स जनरेट होता है उसके बाद जो उसकी वैल्यूज़ बनती है उनकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। 0 मीन लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड 1 मीन हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। And this index is generated with the help of 3 dimension. First one is longevity, second one is knowledge, and third one is standard of living. इन 3 डायमेंशंस को मिलाकर जो है ये इंडेक्स जनरेट किया जाता है। फर्स्ट डायमेंशन longevity, that is related to the health variable, and this is measured by the life expectancy at birth. लॉन्गिविटी ये हेल्थ की डायमेंशन है और इसको जो मेजर किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये एक वेरिएबल है लाइफ हेल्थ का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब कि कोई ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बेसिकली, कि लोग पैदा होते हैं तो मैक्सिमम कितनी एज तक जाते हैं उसकी एवरेज निकाल ली गई है। जैसे हमने प्रीवियसली कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स में भी एक्सप्लेन किया था कि जो पाकिस्तान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एवरेज वो 65 ईयर्स है, यूएसए का जो है वो 86-87 ईयर्स है, या नॉर्वे डेनमार्क का 89 ईयर्स है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट मेजरमेंट ऑफ हेल्थ। सो लॉन्गिविटी मतलब हेल्थ की डायमेंशन को मेजर करने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को यूज़ किया गया। एंड सेकेंड डायमेंशन इज एजुकेशन नॉलेज। इट इज़ measured by weighted average of adult literacy rate and gross school enrollment ratio। एजुकेशन को मेजर करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें मोस्टली हम एजुकेशन को मेजर करने के लिए लिटरेसी रेट को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर लिटरेसी रेट को देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन इतनी रिलायबल नहीं है। लिटरेसी रेट की जो पाकिस्तान में डेफिनेशन है वो ये है कि हु इज़ मोर देन 15 ईयर्स ऑफ ओल्ड, हु इज़ एबल टू राइट हिज नेम एंड रीड आउट द न्यूज़पेपर। तो अराउंड 58% पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है। मतलब 42% लोग ऐसे हैं जो अपना नाम लिख ही नहीं सकते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। और इसी तरह अगर ये देखें ना आपके, अगर श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है। तो और डेवलप कंट्रीज़ में तो बहुत सालों पहले का जो है वो 100% रेट अचीव किया हुआ है। इसलिए जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो लिटरेसी रेट की डेफिनेशन को इतना अच्छा कंसीडर नहीं करते। वो कहते हैं ये तो बहुत बेसिक है ना, पुरानी है। अब इसमें जो बूढ़े लोग हैं हमारे, उनको तो नहीं मतलब उनको कैसे आप पढ़ा सकते हैं, वो तो नहीं पढ़ेंगे ना, वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, कहते हैं ये इट इज़ नॉट अ गुड मेजरमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो डेवलप कंट्रीज वेरिएबल यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर है ग्रॉस स्कूल एनरोलमेंट रेशियो। कहते हैं जो नए बच्चे आ रहे हैं वो उनका जो एनरोलमेंट रेशियो वो क्या है, कि वो स्कूलों में सारे एडमिट हो रहे हैं या नहीं। वो कहते हैं इस तरीके से हम लिटरेसी रेट को ज़्यादा बेहतर तरीके से मेजर कर सकते हैं। सो चूँकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो तमाम कंट्रीज़ के लिए जनरेट किया गया था, तमाम कंट्रीज़ की उसमें परफॉर्मेंस मेजर करनी थी, डेवलप भी और डेवलपिंग भी, और उनका ज़ाहिर कंपैरिजन भी करना था। तो इसलिए जो है एजुकेशन को मेजर करने के लिए जो है ना दो वेरिएबल, एजुकेशन की जो डायमेंशन है उसको मेजर करने के लिए दो वेरिएबल्स को यूज़ किया गया है। एक है लिटरेसी रेट, अडल्ट लिटरेसी रेट, उसमें जो है वो टू थर्ड वेट दिया गया है। और दूसरा जो है ग्रॉस स्कूल एनरोलमेंट रेशो, मतलब एवरेज कितने बच्चे एनरोल होते हैं, उसको 1/3 वेट दिया गया है। तो इस तरीके से एजुकेशन का वेरिएबल जो है या एजुकेशन की डायमेंशन जो है उसको शामिल किया गया। एंड थर्ड डायमेंशन टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज मेजर्ड बाय रियल पर कैपिटा जीडीपी, real per capita GDP, adjusted for differing purchasing power parity of each country's currency to reflect cost of living and for the assumption of diminishing marginal utility of income। इसमें दो चीज़ें हैं। आप इनकम पर कैपिटा के, जीडीपी पर कैपिटा के बारे में जानते हैं। जीडीपी पर कैपिटा होती है जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये बन गया जीडीपी पर कैपिटा। अब जो रियल का वर्ड है, तो रियल जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे प्राइस लेवल पे, इन्फ्लेशन पे या प्राइस लेवल पे डिवाइड करते हैं, प्राइस लेवल पे डिवाइड करते हैं।
उसके लिए रियल वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए हम उससे प्राइस लेवल पे डिवाइड करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे तो कंट्रीज का इंटर कंट्रीज कंपैरिजन होना है, तो ये जिस प्राइस लेवल पे डिवाइड होगा वो होगा वर्ल्ड प्राइस लेवल, वो होगा यूएसए का प्राइस लेवल। जिस तरह हम परचेजिंग पावर पैरिटी की डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, वही चीज़ है कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान में हम परचेज करते हैं, उतनी गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए में कितने डॉलर की परचेज होंगी, उसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं, वो रियल वैल्यू बन जाती है। तो मतलब हमने जो प्राइस लेवल शामिल कर लिया वो यूएसए का। इस तरह हम तमाम कंट्रीज़ की इनकम को यूएसए के प्राइस लेवल पे जब डिवाइड करेंगे, हर कंट्री की इनकम को यूएसए के प्राइस लेवल पे डिवाइड करेंगे, तो वो रियल इनकम बन जाएगी, रियल पर कैपिटा। और ये इन टर्म्स ऑफ सेम प्राइसेस बन जाएगी, इन टर्म्स ऑफ सेम प्राइसेस बन जाएगी, और फिर ये आपस में कंपैटिबल होगी, कंपेरेबल होगी। और फिर यहाँ पे एक तीसरा वर्ड यूज हुआ है एडजस्टेड का। एडजस्टेड का मतलब है कि हमने उसको एडजस्ट कर लिया गया है बाय द अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम। अगर आपने कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, आपने प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा था, उसमें जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम का कंसेप्ट था कि जैसे जैसे इनकम में इजाफा होता है, पैसों में इजाफा होता है, इनकम में इजाफा होता है, तो जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो डिक्लाइन करती जाती है। जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो डिक्लाइन करती जाएगी। मैं इसको डिफाइन भी कर सकता हूँ, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी, द यूटिलिटी ऑफ द सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे हमारे पास किसी चीज़ के इजाफा होता जाएगा, यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती इसकी जाएगी। एग्जांपल थी जी सॉरी सर, इसकी एग्जांपल थी कि मतलब मैंगोज की थी। हाँ जी, आप चाहे मैंगोज, पानी, जो भी आप एग्जांपल ले लें, आप अपने चाहे कपड़ों की एग्जांपल ले लें, क्या मतलब हमें जैसे भूख जैसे लगी हमारे होती पास है तो क्या हम हमारी ज़्यादा वो शॉपिंग हमारी करते जाएंगे, यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी। जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आती जाएंगी, लैपटॉप है या कोई भी चीज़ है, ज़्यादा आती जाएंगी, उनकी यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी। सो उसके लिए एडजस्ट कर लिया, तो ये बन गई एडजस्टेड रियल पर कैपिटा जीडीपी। सो दीज आर द थ्री डायमेंशन। इन तीन डायमेंशन को कंबाइन करके जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जनरेट किया गया है, यूजिंग दीज थ्री मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड अप्लाइंग अ फार्मूला टू डाटा फॉर 177 कंट्रीज। द HDI रैंक्स कंट्रीज इनटू 4 ग्रुप्स। लो ह्यूमन डेवलपमेंट, जिनका स्कोर जो है वो 0 से 0.49 तक आया, उनको लो ह्यूमन डेवलपमेंट कहा गया। और जिनका स्कोर जो है वो 0.5 से 0.79 तक आया, उनको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में शामिल किया गया है। और इस तरह जिनका स्कोर 0.8 से 0.9 तक आया, ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आए हैं। और जिनका एक्सट्रीम हाई आया 0.9 से 1 तक, वो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आए हैं। नाउ देर आर सम क्रिटिकल पॉइंट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हम क्रिटिकली इवेल्यूएट करते हैं। ऑब्वियसली जब भी कोई थ्योरी बनती है और फर्दर उसके बाद में रिसर्चर आते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं मौजूदा। इवन के जो थ्योरी बनाता है, थ्योरी लिखता है, वो भी उसको बाद में जब स्टडी करता है, बाद में उसको क्रिटिसाइज खुद भी कर देते हैं, और बाद में आने वाले लोग भी करते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो थ्योरी जो है वो पुअर थी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, हर चीज़ में ड्रॉबैक्स रह जाते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट है और ये तो चलती रहेगी। सो देर आर सम क्रिटिसिज्म पॉइंट और पॉसिबल ड्रॉबैक्स इन द ट्रेडिशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. First one is a relatively complicated formula was used to convert purchasing power parity income into adjusted income, meaning income adjusted for diminishing marginal utility so that well-being increases with income but at a decreasing rate. अब इसमें बेसिकली क्या है कि अब इसमें यह है कि जो एडजस्टेड इनकम में कन्वर्ट करने के लिए, जो परचेजिंग पावर इनकम को एडजस्टेड इनकम में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया गया, दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो इट इज़ नॉट इजी टू हैंडल दिस फार्मूला। फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये है, सिंपल। सेकंड वन इज दैट ग्रोस एनरोलमेंट इन मैनी केसेस ओवरस्टेट द सर समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा।
वो हमने फार्मूला बेटे पढ़ा ही नहीं है ना, इसलिए इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा ना हमने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैथमेटिकल एप्लीकेशन ना पढ़ी हमने, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैथमेटिकल डेरिवेशन थी कि परचेजिंग पावर पैरिटी की इनकम को उसको एडजस्टेड इनकम में कन्वर्ट करना। मैंने परचेजिंग पावर पैरिटी की इनकम को डिफाइन किया कि वो क्या है। जब हम उसे यूएसए की प्राइस लेवल पे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंट्री के इनकम को, बल्कि तमाम कंट्रीज की इनकम को हम यूएसए के प्राइस लेवल पे जब कैलकुलेट करते हैं तो वो रियल इनकम बन जाती है, या उसको रियल इनकम बोलेंगे या उसे बोलेंगे इनकम ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। वो कैलकुलेट होगी, वो तो ईजी है। उसके बाद उसको जो है वो एडजस्टेड इनकम में कन्वर्ट किया गया है। एडजस्टेड इनकम में कन्वर्ट करने का मतलब है कि उस पर वो अजम्पशन अप्लाई की गई है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाली। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया गया ऑब्वियसली मैथमेटिकल एप्लीकेशन में, दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म फर्स्ट किया गया कि वो कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्लियर है बेटा? जी बताएंगे क्लियर है तो फिर मैं आगे बोलूंगा। जी आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ हाँ रही जी, आ है। रही है। पॉइंट क्लियर हो गया है? मुझे बताएंगे तो ही मैं नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। बस ये पॉइंट ये समझ रही है कि अगर हम कुछ कोई परचेज करते हैं कंट्री की, वो रियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, रियल जीडीपी में, परचेजिंग पावर ऑफ रियल जीडीपी में, है ना? अगर उसे यूएसए की प्राइसेस पे डिवाइड करते हैं तब वो रियल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आपस में कंपेरेबल बनती है ना। देखिए पाकिस्तान की इनकम को किसी और की इनकम के साथ कंपेयर करना हो तो अगर मतलब तो उसके लिए हमें रियल वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे प्राइस लेवल हो रहा है पाकिस्तान में, कोई चीज़ें सस्ती हैं कोई महंगी हैं, दूसरे कंट्री में प्राइस लेवल हो रहा है, तो हम रियल वैल्यू जो है वो तो गुड्स एंड सर्विसेज पे बेस करता है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम तमाम कंट्रीज की इनकम को यूएसए की इनकम के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, यूएसए की प्राइसेस पे एडजस्ट कर लेते हैं, इनकम नहीं यूएसए की प्राइसेस पे एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो इनकम कहलाएगी परचेजिंग पावर पैरिटी इनकम, एंड दिस विल बी कंपेरेबल। तो इसमें फिर आप क्रॉस कंट्री कंपैरिजन कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? उसको परचेजिंग पावर पैरिटी इनकम बोलते हैं। फिर उसको इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसको एडजस्टेड इनकम में जो है वो कन्वर्ट किया गया है, और उसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया गया दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड, ये क्रिटिसिज्म किया है। क्लियर है पॉइंट? बेटा आप बोल नहीं रहे, आप में से कोई यस भी सर। जो क्वेश्चन पूछता है फिर वो बाद में थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी दे दिया करे ना, मुझे पता लगे कि उसको सुन रहा है। सेकंड सर वन। अभी जी मैं आवाज चली गई थी। जी second criticism is one is that gross enrollment in many cases overstates the amount of schooling, because in many countries a student who begins primary school is counted as enrolled without considering whether the student drop out at some stage. अब सेकंड क्रिटिसिज्म ये किया गया कि इसमें एक एजुकेशन को मेजर करने के लिए एक वेरिएबल यूज किया गया था जिसका नाम था ग्रॉस स्कूल एनरोलमेंट रेशो, ग्रॉस प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट रेशो। तो उसको क्रिटिसाइज किया गया कि बाद बात ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल तो होते हैं लेकिन कुछ वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद छोड़ के चले गए स्टूडेंट्स। अब उन्होंने वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की है या नहीं की है, या किसी स्टेज पे ड्रॉप कर गए हैं, इसमें तो वो सारे के सारे एनरोल्ड जो है वो अपीयर होंगे। तो वो वेदर द स्टूडेंट्स completed their primary कोर्स और नॉट, तो इसका जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इस पे क्रिटिसाइज किया गया सेकंड वन। थर्ड वन इज इक्वल वेट और 1/3 weight is given to each of three components, which clearly has some value judgment behind it, but it is difficult to determine what this is. Note that because the variables are measured in very different types of units, it is difficult even to say precisely what equal weight means. 3 डायमेंशंस की मदद से जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर किया गया है।
एजुकेशन की डायमेंशन है, हेल्थ की डायमेंशन है, और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डायमेंशन है। और इन तीनों डायमेंशन को इक्वल वेट दिया गया, इन तीनों डायमेंशन को इक्वल वेट दिया गया। सो जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनके मुताबिक कि इन तीनों वेरिएबल्स को, तीनों डायमेंशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं और डिफरेंट यूनिट्स यूज हुए हैं। सो कहता है कि ये एक रिलायबल नहीं है कि तीनों को सेम वेटेज दिए जाए, सबकी वेटेज जो है उनके यूनिट के लिहाज से या उस वेरिएबल की वर्थ के लिहाज से डिफरेंट होनी चाहिए। फाइनली देयर इज नो अटेंशन टू द रोल ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी पे तो जो है वो बात की गई है कि ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्वांटिटी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट देयर इज नो वेरिएबल टू मेजर द रोल ऑफ क्वालिटी। रोल ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन सेक्टर, रोल ऑफ क्वालिटी इन हेल्थ सेक्टर, और रोल ऑफ क्वालिटी इन द लेवल ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। So these are the points on the basis we can criticize the traditional human development index. द न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बाद जो है वो 2010 में अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिवाइज किया गया। द न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड इन November 2010 in its United Nations Development Program annual report. The index is still based on standard of living, education and health. उन्हीं वेरिएबल पे एग्जिस्ट करता है ये। अगेन कौन सी डायमेंशन है? वही एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट चेंजेस क्या हैं? चेंजेस हैं कि उनके जो हमने डायमेंशन को मेजर करने के लिए वेरिएबल यूज किए थे, अगर आप देखें कि हमने क्रिटिसाइज किया वो भी वेरिएबल्स को ही किया है, तो उनको इम्प्रूव किया गया, उन वेरिएबल्स की बेहतर प्रॉक्सीज को यूज किया गया, उन वेरिएबल्स की को जो है वो चेंज किया गया। दिस न्यू इंडेक्स use the same three dimensions to measure standard of living, education and health, but it has 8 notable changes. With strength but also a few potential drawbacks. Obviously drawbacks तो फिर होंगे। सेम डायमेंशन को यूज किया गया लेकिन इसके बावजूद 8 चेंजेस इसमें लाई गई हैं न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। लेट्स सी कि वो कौन सी चेंजेस हैं जो लाई गई हैं। फर्स्ट वन इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा रिप्लेसेस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। जीडीपी को रिप्लेस किया गया है जीएनआई से। सो होपफुली you know the difference between GDP and GNP. GNP and GNI एक ही बात है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा है, उसमें फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम काउंट्स है। सो यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनआई। सो जीडीपी की जगह जो है वो जीएनआई पर कैपिटा को यूज किया गया। फर्स्ट चेंज ये थी। सेकंड वन इज दैट education index has been completely overhauled. 2 new components have been added. The average actual educational attainment of the whole population. तमाम पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअल कितनी एजुकेशन अटेन कर रही है उसका एवरेज। अब देखिए ना वो एनरोलमेंट रेशियो वाला कंसेप्ट खत्म किया ताकि पता चले कि कितने बच्चे कहाँ से लेकर कहाँ तक एजुकेशन अटेन कर रहे हैं। एंड सेकंड वन इज द एक्सपेक्टेड अटेनमेंट ऑफ टुडेज चिल्ड्रन। एक्सपेक्टेशन ये था फोरकास्टेड वेरिएबल। ये क्या था? फोरकास्टेड। कि एक्सपेक्टेशन क्या है कि आज का बच्चा जो है वो कितनी एजुकेशन अटेन करेगा। और ये कैसे फाइंड थे? एक्चुअल अटेनमेंट माइनस एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया गया। एक्चुअल अटेनमेंट जो एक्चुअली कर रहे हैं, जो फर्स्ट वेरिएबल है, माइनस एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। Third notable change is expected educational attainment. The other new component is somewhat more ambiguous. It is not an achievement but UN forecast. जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो एक्सपेक्टेड एजुकेशनल अटेनमेंट है, एक्सपेक्टेड का मतलब है कि ये फोरकास्टेड वेरिएबल है। एक्सपेक्टेशन है हमारी, पता नहीं उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। ये क्या है? एक्सपेक्टेशन है। ये यूनाइटेड नेशन की फोरकास्ट है
इसको यूज किया गया है। तो ये ऑब्वियसली एम्बिग्विसिटी क्रिएट करता है कि पता नहीं ये वैल्यू सही होती है या नहीं होती। कुछ कंट्रीज में सही वैलिड हो जाती है, कुछ में नहीं होती, क्योंकि हर कंट्रीज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है। फोर्थ नोटेबल चेंज इज the two previously components of the education index and literacy and enrollment have been correspondingly dropped. In contrast to expected attainment, literacy is clearly an achievement, and even enrollment is at least a modest achievement. However, literacy has always been badly and too infrequently measured, and is certainly defined more modestly in less developed countries. And enrollment is no guarantee that grade will be completed, or for that matter that anything is learned or that students even attend. अब ये जो प्रीवियसली हमने डायमेंशन यूज की थी एजुकेशन को मेजर करने के लिए, इस फोर्थ पॉइंट में उसको क्रिटिसाइज किया गया है, साथ में बताया गया कि हमने क्या इंप्रूव्ड वेरिएबल यूज किया है। अब कैसे क्रिटिसाइज किया गया, जैसे मैं बता रहा हूँ कि लिटरेसी रेट का जो वेरिएबल है ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज में, मतलब जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। इवन साउथ एशिया जो है ये डेवलपिंग रीजन कंसिडर किया जाता है। अब इसमें भी देखें आप, जो श्रीलंका है दैट हैज द 100% लिटरेसी रेट। इट मींस के हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए लिटरेसी रेट की डेफिनेशन से। हमें लिटरेसी रेट की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ इस टाइम जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में यूज हो रही है, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। क्यों? रीजन इज दैट कि अगर जिससे मैंने बताया कि ओल्ड पीपल है वो तो एजुकेशन नहीं टेन कर रहे ना, तो वो तो लिटरेट में शामिल नहीं होंगे, तो इसमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। फिर प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट रेशियो की बात की है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट रेशियो ये तो बताता है कि इतने स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे, लेकिन ये नहीं बताता कि उन्होंने जो है वो कोर्स कोई कंप्लीट भी किया है या नहीं। वो 15 दिन पढ़े हैं, 20 दिन पढ़े हैं, 1 माह पढ़े हैं, 2 माह पढ़े हैं, ये नहीं बताता। तो इसलिए इन वेरिएबल्स को ड्रॉप किया गया है और इनके मुकाबला में एक्सपेक्टेड अटेनमेंट, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को शामिल किया गया। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को, कि स्टूडेंट्स अगर एनरोल होता है प्राइमरी में तो वो एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो कितनी अटेन करता है, उसको शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द अपर गोल पोस्ट maximum value in each dimension has been increased and the lower goal post for income has been reduced. अब देखें जितने भी वेरिएबल यूज किए गए उनकी अपर वैल्यू भी है, लोअर वैल्यू भी है। तो अपर वैल्यू को मजीद अपर तक एक्सटेंड किया गया, लोअर वैल्यू को मजीद लोअर तक एक्सटेंड किया गया। गौर से सुनिएगा, अपर वैल्यू को मजीद अपर तक एक्सटेंड किया गया, लोअर वैल्यू को मजीद लोअर तक एक्सटेंड किया गया, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज का, मतलब लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का एंड मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, दोनों को शामिल किया जा सके, दोनों की वैल्यूज को शामिल किया जा सके और कंपेरेबल बनाया जा सके, दोनों की वैल्यूज को शामिल किया जा सके। Seventh one point is another minor difference is that rather than using a common logarithm to reflect diminishing marginal benefit of income, the new human development index now uses the natural log. ये एक माइनर सा डिफरेंस था कि कॉमन लॉगरिथम की जगह नेचुरल लॉग को जो है वो शामिल किया गया है। मैथमेटिशियन ज़्यादा समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम की जगह इसको कैलकुलेट करने के लिए नेचुरल लॉग को यूज किया गया। लास्ट वन इज पॉइंट, पॉसिबली द मोस्ट कंसिक्वेंशियल चेंज इज दैट द न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंप्यूटेड विद अ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ये स्टैट जिन्होंने पढ़ी है दे नो अबाउट इट कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वेटेड मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के जरिए इसको कैलकुलेट किया गया है। दिस इज अ फार्मूला टू यूज टू कैलकुलेट न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम 1/3 1/3 1/3। जी आपने पढ़ा होगा स्टैट, इसलिए आपको समझ आ गई होगी। द न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपके सामने एक स्केच रखा गया है, ये 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक है। अभी भी इसमें ऑब्वियसली 2020 के फिगर इससे डिफरेंट होंगे, बट मतलब जो ऊपर वाले कंट्रीज हैं उनमें कोई ऐसा चेंज नहीं होगी।
तो आप इसको अगर आप इंटरनेट पे लिखेंगे इजीली यू कैन फाइंड के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 कंट्रीज कंपैरिजन आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आप उसमें देख सकेंगे जो 2015 का उसके मुताबिक नॉर्वे जो था उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था वो 0.944 था। फर्स्ट नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे था स्विट्जरलैंड, थर्ड पे डेनमार्क, फोर्थ पे यूनाइटेड स्टेट, 8th नंबर पे जापान 20 पे, इंडिया 130 पे, पाकिस्तान 147 पे। ये ऐसे ही कुछ कंट्रीज से मैंने आपके सामने लिखे हैं क्रॉस कंट्री एनालिसिस के लिए। तो आप 2020 के लिए इसे ज़रूर आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, यहाँ तक आप कर लीजिएगा। स्लाइड्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। इससे रिगार्डिंग आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।